हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद अगले लगभग 1500 सालों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारी नए बदलाव आए। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना भी हुई, जिसे इंडस रिवर और उसकी छोटी नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने कंपोज किया। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लाटो और कर्नाटक के कुछ एरियाज में लोग सेटल फार्मिंग कम्युनिटीज बनाने लगे। फार्मर्स के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पशुओं के साथ जगह जगह घूमते रहते थे, खासकर डेक्कन और सदर्न रीजन्स में। इस पीरियड में नए तरीके की बरियल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिली। सेंट्रल और साउथ इंडिया में लोग बड़े बड़े पत्थरों से स्ट्रक्चर्स बनाने लगे, जिसे मेगालिथ्स कहा जाता था। ये मेगालिथ्स फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में बनाए गए और कई बरियल साइट्स में आयरन टूल्स और वेपन्स मिले हैं, जो दिखाता है कि आयरन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। लगभग 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स और हत्ता की एम्पायर्स का उदय। इन पॉलिटिकल बदलावों का संबंध फार्मिंग में आ रहे इंप्रूवमेंट से था, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव होता जा रहा था। इसी समय सबकॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में नए टाउन्स भी उभरने लगे। इन सब चेंजेस को समझने के लिए हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट टेक्स्ट्स, पुराने कॉइन्स और पिक्चर्स जैसे सोर्सेज का स्टडी करते हैं। लेकिन इन सोर्सेज के साथ काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि सभी सोर्सेज को मिलाकर भी हमें पूरी कहानी नहीं मिलती। इंस्क्रिप्शंस का स्टडी एपिग्राफी कहलाता है। इंडियन इंस्क्रिप्शन स्टडीज में कुछ सबसे बड़ी डिस्कवरीज 1830s में हुई। तब जेम्स प्रिंसिप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में काम करते थे, उन्होंने दो पुरानी स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मी और खलोष्ठी, को सक्सेसफुली डिसाइफर किया। ये स्क्रिप्ट्स अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में इस्तेमाल होती थीं। उन्होंने देखा कि कई इंस्क्रिप्शंस में एक राजा का जिक्र है जिसका नाम पियादस्सी था, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट टू लुक एट। कुछ और इंस्क्रिप्शंस में से अशोका भी कहा गया, जिसे हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जानते हैं। प्रिंसिप की मेहनत से स्कॉलर्स इंस्क्रिप्शंस को एंशिएंट टेक्स्ट से कंपेयर कर पाए और अलग-अलग रूलिंग फैमिलीज की लिनिएजेस ट्रेस कर पाए। 1900s की शुरुआत तक इंडिया की अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री का मेन आउटलाइन क्लियर हो चुका था। बाद में हिस्टोरियंस ने सिर्फ राजाओं पर नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी के बीच के कनेक्शंस को भी समझना शुरू किया। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कनेक्शंस तो थे, लेकिन हमेशा सिंपल या सीधे नहीं थे। 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास अर्ली इंडियन हिस्ट्री में बड़े चेंजेस आए। ये समय अर्ली स्टेट्स के राइज का, सिटीज के ग्रोथ का, आयरन के बढ़ते यूज का और मेटल कॉइन्स के शुरू होने के लिए जाना जाता है। इसी पीरियड में नए फिलोसॉफिकल आइडियाज भी उभरे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। अर्ली बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट्स में 16 बड़े स्टेट्स का जिक्र मिलता है, जिसे महाजनपदास कहते हैं। अलग अलग लिस्ट्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं, पर कुछ नाम बार बार आते हैं, जैसे वज्जी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गांधारा और अवंती। ये उस दौरान के सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे। ज़्यादातर स्टेट्स किंग्स द्वारा रूल थे, लेकिन कुछ स्टेट्स को लोगों के ग्रुप्स रूल करते थे। इन्हें गनास या संघास कहा जाता था, जो बेसिकली ओलिगार्कीज थे, जहां कई लोग, जिसे आमतौर पर सभी राजा ही कहा जाता था, मिलकर पावर शेयर करते थे। महावीरा और बुद्धा दोनों ऐसे ही गना कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे। कुछ गनास, जैसे वज्जी संघा में राजा लोग शायद लैंड जैसे रिसोर्सेज को मिल बांटकर चलाते थे। सोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमें पता है कि इनमें से कुछ स्टेट्स लगभग 1000 सालों तक टिके रहे। हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी और इन सिटीज के आसपास मजबूत वॉल्स बनाई जाती थीं। इन फोर्टिफिकेशंस को मेंटेन करना, साथ ही बढ़ते हुए आर्मीज और अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सपोर्ट करना बहुत रिसोर्सेज मांगता था। 6th सेंचुरी बीसीई से ब्राह्मणास ने संस्कृत टेक्स्ट लिखने शुरू किए, जिन्हें धर्मसूत्रास कहते हैं। इन बुक्स में रूलर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं। आइडियली रूलर्स क्षत्रियास होने चाहिए थे। उन्हें फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन से टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करने की सलाह दी गई थी। यहाँ क्लियर नहीं है कि क्या पैस्टोरलिस्ट्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग ग्रुप से भी रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे या नहीं। पड़ोसी टेरिटरीज पर रेड करना वेल्थ पाने का एक एक्सेप्टेड तरीका था। धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ने परमानेंट आर्मीज और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए, जबकि कुछ जगहों पर आम लोग, खासकर पेजेंट्स को मिलिशिया के रूप में जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता था। 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसीई के बीच मगधा, जो आज के बिहार में है, धीरे धीरे सभी 16 महाजनपदास में से सबसे स्ट्रांग और पावरफुल बन गया। मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात को समझाने के लिए कई रीजंस देते हैं। उनका कहना है कि मगधा की लैंड बहुत फर्टाइल थी, इसलिए फार्मिंग यहाँ बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल थी। इससे ज़्यादा खाना प्रोड्यूस होता था और एक लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट मिलता था।
इस एरिया को झारखंड वाले रीजन में मिलने वाले आयरन माइंस का इजी एक्सेस भी था और ये आयरन टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए बहुत काम आता था। एलिफेंट्स जो उस समय की आर्मीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, मगधा के आसपास के फॉरेस्ट्स में रहते थे जिसे पकड़कर ट्रेन किया जा सकता था। गंगा और उसकी कई ब्रांचेस इस रीजन से होके गुजरती थीं, जिससे ट्रैवलिंग और गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चीप और इजी हो जाता था। लेकिन अर्ली बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स जिन्होंने मगधा के बारे में लिखा, उनका एक्सप्लेनेशन अलग है। उनके अकॉर्डिंग मगधा इसलिए पावरफुल नहीं बना क्योंकि उसके पास ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके रूलर स्ट्रांग और डिटरमाइंड लीडर्स थे। उन्होंने मगधा की ऐसे किंग्स का जिक्र किया है जो बहुत एम्बिशियस और कभी-कभी रूथलेस भी थे। इनमें सबसे फेमस थे बिंबिसारा, उनका बेटा अजातशत्रु और बाद में महापद्मानंदा। इन किंग्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो मगधा को एक्सपैंड करने और ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करती थी, और उन्हें केपेबल मिनिस्टर्स का सपोर्ट भी मिलता था जो उनके ऑर्डर्स को इफेक्टिवली कैरी आउट करते थे। शुरुआत में मगधा की कैपिटल राजगहा थी, जो आज के बिहार में राजगीर के नाम से जानी जाती है। इंटरेस्टिंगली राजगहा का लिटरल मीनिंग होता है हाउस ऑफ द किंग। राजगहा एक फोर्टिफाइड टाउन था, मतलब इसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनी हुई थी और ये हिल्स के बीच में लोकेटेड था, जिससे एनिमीज के लिए अटैक करना और भी मुश्किल हो जाता था। बाद में 4th सेंचुरी BCE में कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा बनाया गया, जो आज का पटना है। ये नई कैपिटल ऐसी जगह पर थी जहां से रूलर्स गंगा के साथ चलने वाले इंपॉर्टेंट रिवर रूट्स को आसानी से कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते थे। मगधा की राइज ने आखिरकार मौर्यन एम्पायर के क्रिएशन तक लीड किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लगभग 321 BCE के आसपास इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी, उन्होंने अपने रूल को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत दूर तक एक्सपैंड किया, जहां आज अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरियाज आते हैं। उनके ग्रैंडसन अशोका, जो अर्ली इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं, उन्होंने बाद में कलिंगा को कॉन्कर किया, जो आज के कोस्टल ओडिशा का रीजन है। मौर्यन एम्पायर के हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने कई तरह के सोर्सेज का यूज किया है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर्स, इंपॉर्टेंट क्लूज देते हैं। उस टाइम की कुछ राइटिंग्स भी मिलती हैं, जैसे मेगस्थनीज का अकाउंट, जो एक ग्रीक एम्बेसडर था और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। यदि कि उनका काम सिर्फ ब्रोकन पार्ट्स में बचा है, फिर भी वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र है, जिसके कुछ पार्ट्स शायद कौटिल्य या चाणक्य ने लिखे हों, जो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर माने जाते हैं। मौर्यास का मेंशन लेटर बुद्धिस्ट, जैना और पुराणिक टेक्स्ट्स में भी मिलता है, साथ ही संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में भी। लेकिन इन सब सोर्सेज में सबसे वैल्यूएबल अशोका के इंस्क्रिप्शंस माने जाते हैं, जो उनके रूल अराउंड 272-268 से 231 BCE के दौरान रॉक्स और पिलर्स पर कार्व किए गए थे। अशोका इंडियन हिस्ट्री के पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को लोगो और ऑफिशियल्स के लिए स्टोन सरफेसेस पर लिखवाया, नेचुरल रॉक्स पर भी और ब्यूटीफुली पॉलिश्ड पिलर्स पर भी। इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू उन्होंने धम्मा का आइडिया एक्सप्लेन किया, जिसका मतलब उनके लिए सिंपल मॉरल टीचिंग्स थी, जैसे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मणास और उन लोगों पर जेनरस होना जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ छोड़ दी हो, सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ काइंडनेस से पेश आना, और अपने अलावा दूसरी रिलीजन्स और ट्रेडिशंस का भी रिस्पेक्ट करना। मौर्यन एम्पायर के 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। सबसे मेन थी कैपिटल पाटलिपुत्रा और बाकी 4 थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। इन सभी जगहों का मेंशन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। जब हम इन इंस्क्रिप्शंस का कंटेंट पढ़ते हैं तो हमें हर जगह सेम मैसेजेस दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले माउंटेनियस रीजन्स हों या आंध्र प्रदेश और ओडिशा और उत्तराखंड के रीजन्स। क्योंकि मैसेजेस इतने यूनिफॉर्म थे, इससे लग सकता है कि एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह परफेक्ट और यूनिफॉर्म थी। लेकिन हिस्टोरियंस अब मानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एम्पायर के डिफरेंट एरियाज एक दूसरे से बहुत अलग थे। अफगानिस्तान के हिली रीजन्स का ओडिशा के कोस्टल एरियाज से बहुत कम संबंध था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबेबली कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स के आसपास ही सबसे स्ट्रांग थी। ये सेंटर्स रैंडमली चूज नहीं किए गए थे। तक्षशिला और उज्जैनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर थे, जबकि सुवर्णगिरी, जिसका मतलब गोल्डन माउंटेन है, शायद कर्नाटका के गोल्ड माइंस को कंट्रोल करने के लिए चूज किया गया था। एम्पायर के अंदर कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल था। सेंटर से दूर प्रोविंसेस तक ट्रैवल करने में वीक्स या मंथ्स लग जाते थे। इसका मतलब था कि ट्रैवलर्स को फूड, वाटर, शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी था।
नेचुरली आर्मी ने इन लॉन्ग जर्नीज को सेफ बनाने में मेजर रोल प्ले किया। मेगास्थनीज मेंशन करता है कि एक कमेटी थी जिसके 6 सब कमिटीज मिलिट्री एक्टिविटीज मैनेज करती थी। हर सब कमेटी की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक नेवी को हैंडल करती थी, एक ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज को, एक फुट सोल्जर्स को, एक हॉर्सेस को, चैरियट्स को और लास्ट वाली एलिफेंट्स को सुपरवाइज करती थी। ट्रांसपोर्ट वाली सब कमेटी के काम बहुत वाइड थे। उसे बुलक कार्ट्स अरेंज करने पड़ते थे इक्विपमेंट ले जाने के लिए, सोल्जर्स के लिए फूड और एनिमल्स के लिए फॉडर इकट्ठा करना पड़ता था और आर्मी को मेंटेन करने के लिए सर्वेंट्स, वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन को लाना पड़ता था। अशोका ने अपने एम्पायर को यूनाइटेड रखने के लिए धम्मा की टीचिंग को भी प्रमोट किया। उनके प्रिंसिपल्स सिंपल थे और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होते थे। उनका मानना था कि धम्मा फॉलो करने से लोग इस दुनिया में भी अच्छा जी सकते हैं और नेक्स्ट लाइफ में भी बेनिफिट पा सकते हैं। इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिन्हें धम्मा महामत्तास कहा जाता था। जब 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस ने पहली बार एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, तब मौर्यन एम्पायर उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लगा। उस टाइम ब्रिटेन इंडिया पर रूल कर रहा था, तो ये आइडिया कि इंडिया कभी एक लार्ज एम्पायर के अंडर यूनाइटेड थी, एक एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट बात थी। कई इंडियन हिस्टोरियंस ने भी मौर्यास के लार्ज स्टोन स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को एडमायर किया, क्योंकि उन्हें ये एक ग्रैंड और पावरफुल एम्पायर का प्रूफ लगते थे। अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो उन्हें हार्ड वर्किंग, पावरफुल फिर भी हम्बल दिखाते हैं, अशोका की इंस्क्रिप्शंस जो उन्हें हार्डवर्किंग, पावरफुल और फिर भी हम्बल दिखाती हैं, लेटर रूलर्स के ग्रैंड और सेल्फ प्रेजिंग टाइटल से बिल्कुल डिफरेंट लगती थीं। इसी वजह से 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में देखा। लेकिन हमें एम्पायर को क्लोजली भी देखना चाहिए। मॉडर्न एम्पायर लगभग 150 साल तक चला, जो इंडियन हिस्ट्री के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। और अगर हम अशोका की इंस्क्रिप्शंस के मैप को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एम्पायर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर नहीं करता था। जो एरियाज टेक्निकली मौर्यन रूल के अंडर थे, उनमें भी कंट्रोल हर जगह सेम लेवल का नहीं था। और जब एम्पायर खत्म हुआ, 2nd सेंचुरी BCE तक सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में कई नए किंगडम्स और चीफडम्स उभर गए, जो दिखाता है कि एम्पायर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इन द डेक्कन और सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, नए किंगडम्स और चीफडम्स धीरे धीरे बढ़े और स्टेबल और वेल्दी बन गए। इनमें चोला, चेरा और पांड्या जैसे शासक शामिल थे, जो एक रीजन में राज करते थे जिसे पुराने समय में तमिलकम कहा जाता था। ये एरिया सिर्फ आज के तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, बल्कि केरला और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी कवर करता था। इन अर्ली सदर्न स्टेट्स के बारे में हमें कई सोर्सेस से पता चलता है, जिनमें से सबसे मशहूर हैं अर्ली तमिल संगम पोएम्स, जो उनके चीफ्स, उनकी वेल्थ और वो अपनी रिसोर्सेस कैसे शेयर करते थे, सब डिस्क्राइब करती हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे अर्थशास्त्र भी हमें अर्ली स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन बताता है कि आर्मी के लिए एलिफेंट्स को कैसे पकड़ा जाता था। इस टेक्स्ट के मुताबिक स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड्स साथ ही उन लोगों के साथ जो एलिफेंट्स को पालने में ट्रेंड थे, जैसे कि उनके पैर बांधना, फॉरेस्ट बाउंड्रीज गार्ड करना और उनकी देखभाल करना, वाइल्ड एलिफेंट हर्ड्स का पीछा करते थे। वो 5 या 7 ट्रेंड फीमेल एलिफेंट्स का यूज़ करते थे ताकि वाइल्ड एलिफेंट्स को अट्रैक्ट करके ट्रैप किया जा सके। वो हर्ड के यूरिन और डंग के निशानों का पीछा करके उनकी लोकेशन तक पहुंचते थे। ग्रीक राइटर्स ने भी कहा है कि मॉडर्न रूलर्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की थी, 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 हॉर्समैन और 9,000 एलिफेंट्स। कई हिस्टोरियंस इसे एग्जैजरेशन मानते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो इसका मतलब था कि राजा को इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए फूड, वाटर, इक्विपमेंट, पैसे और काफ़ी सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती। इन अर्ली सदर्न चीफडम्स के शुरुआती समय में चीफ अक्सर एक पावरफुल आदमी होता था। उसकी अथॉरिटी कभी हेरिडिटरी होती थी, कभी नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स और फॉलोअर्स की सपोर्ट पर डिपेंड करता था। उसकी ड्यूटीज़ में इंपॉर्टेंट रिचुअल्स करना, अपने लोगों को वॉर में लीड करना और कम्युनिटी के अंदर होने वाले झगड़ों को सुलझाना शामिल था। चीफ्स किंग्स की तरह प्रॉपर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इसके बजाय लोग उन्हें गिफ्ट्स देते थे और चीफ्स इन गिफ्ट्स को अपने सपोर्टर्स में बांटकर उनकी लॉयल्टी बनाए रखते थे। इन चीफडम्स में रेगुलर आर्मीज या लार्ज ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होते थे, जैसा कि लेटर किंगडम्स में मिले। कई चीफ्स और किंग्स, खासकर सतावाहनाज जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में राज करते थे, और शाकाज जो सेंट्रल एशिया से आए और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से बहुत पैसा कमाते थे। उनकी अर्ली सोशल बैकग्राउंड्स हमेशा क्लियर नहीं थीं, लेकिन पावर मिलने के बाद वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करते थे। एक कॉमन तरीका ये था कि वो अपने आप को किसी मशहूर देवता से जोड़ लेते या डिवाइन फेवर का दावा करते।
ये डिवाइन या सेमी डिवाइन इमेज सबसे क्लियरली कुशानास के केस में दिखती है, जो 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक एक बहुत बड़ा एम्पायर चलाते थे। उनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का किंगशिप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। कुशाना रूलर्स की ह्यूज स्टैचूज मठ यानी कि मथुरा के पास और अफगानिस्तान में श्राइन्स में मिली हैं। ये मैसिव इमेजेस दिखाती हैं कि कुशान किंग्स चाहते थे कि लोग उन्हें गॉड लाइक बींग्स के रूप में देखें। कई कुशान रूलर्स ने देवपुत्र का टाइटल लिया, जिसका मतलब है सन ऑफ गॉड। ये आइडिया शायद चाइनीज एम्परर्स से इंस्पायर्ड था, जो अपने आप को सन्स ऑफ हेवन कहते थे। 4th सेंचुरी CE तक और भी बड़े किंगडम्स जैसे गुप्ता एम्पायर उभर कर आए। इन किंगडम्स काफ़ी हद तक सामंतास पे डिपेंड करते थे, जो पावरफुल आदमी होते थे और लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड पर उनका कंट्रोल होता था। सामंता से उम्मीद होती थी कि वो लॉयल रहेंगे, राजा का सम्मान दिखाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री हेल्प भी देंगे। अगर कोई सामंता बहुत पावरफुल हो जाता तो वो खुद किंग बन सकता था, और अगर कोई किंग वीक होता तो वो किसी और ज़्यादा पावरफुल रूलर के सामने एक सामंता की तरह बिहेव करने पर मजबूर हो सकता था। गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें उनके कॉइन्स, लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन से काफ़ी कुछ पता चलता है। इन इंस्क्रिप्शंस में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है प्रशस्ति, जो कोर्ट पोएट्स द्वारा लिखी गई एक फॉर्मल पोएटिक प्रेज होती है। हिस्टोरियंस इन प्रशस्ति से रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये बेसिकली किंग को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती थी, और उस समय के लोग इसे ज़्यादातर उनकी पोएटिक ब्यूटी के लिए वैल्यू करते थे, ना कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये संस्कृत में लिखी गई थी हरिसेना द्वारा, जो समुद्रगुप्ता यानी कि 4th सेंचुरी CE के एक बहुत शक्तिशाली गुप्ता रूलर के कोर्ट पोएट थे। इस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता की बहुत ही ग्रैंड टर्म्स में प्रेज की गई है। इसमें लिखा है कि दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, कि उनकी अच्छाई और नोबल एक्शंस ने बाकी किंग्स की फेम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो सुप्रीम बीइंग की तरह थे जो अच्छे लोगों की हेल्प करता है और बुरे लोगों को पनिश करता है। उन्हें ऐसा बताया गया है कि उनका दिल सिर्फ डिवोशन और ह्यूमिलिटी से जीता जा सकता था। वो कंपैशन से भरे हुए थे, उन्होंने लाखों गाय दान की, और वो गरीबों, सफरिंग और हेल्पलेस लोगों की हेल्प करने में डेडिकेटेड थे। उन्हें कुबेरा, वरुणा, इंद्रा और यमा जैसे ग्रेट गॉड से कंपेयर किया गया है, उनकी ग्लोरी और काइंडनेस को एम्फसाइज करते हुए। तमिल एपिक सिलप्पा दिक्करम में एक स्टोरी है जहां पांड्या चीफ सेंगुटुवन एक फॉरेस्ट का विजिट करता है। जैसे ही वो पहुंचता है, माउंटेन में रहने वाले लोग गाते और नाचते हुए नीचे आते हैं। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डिफीटेड लोग एक विक्टोरियस रूलर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। वो आइवरी, फ्रेग्रेंट वुड्स, डियर हेयर फैंस, हनी, सैंडलवुड, रेड और येलो मिनरल्स, कार्डमम, पेपर जैसे स्पाइसेस और कई फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पेश करते हैं। वो कोकोनट्स, मैंगोज, मेडिसिनल प्लांट्स, अनियंस, शुगर केन, फ्लावर्स, अरिका नट्स और फ्रूट्स भी लाते हैं। उनके साथ वो बेबी टाइगर्स, एलिफेंट्स, लायंस, मंकीज, बेयर्स, डियर, पीकॉक्स, पैरट्स और कई और क्रीचर्स भी लेकर आते हैं। ये गिफ्ट्स रिस्पेक्ट और लॉयल्टी के सिंबल्स थे। चीफ इन आइटम्स का यूज़ रिचुअल्स में, अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट करने में, ट्रेड के लिए और अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता था। पीपल एंशिएंट टाइम्स के अपने खुद के आइडियाज़ थे किंग्स और रूलर्स के बारे में। हमें हमेशा नहीं पता चलता कि आम लोग असल में क्या सोचते थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखकर नहीं छोड़े। इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर किंग्स के बारे में बताते हैं, कॉमन पीपल के बारे में नहीं। इसीलिए हिस्टोरियंस पुरानी स्टोरी कलेक्शंस जैसे जातकास और पंचतंत्र में क्लूज ढूंढते हैं। ये स्टोरीज ओरिजिनली आम लोगों द्वारा सुनाई जाती थीं और बाद में लिखी गईं। जातकास, जो पाली में 1st मिलेनियम CE के बीच लिखे गए, हमें बहुत सारे हिंट्स कहते हैं। एक जातका स्टोरी, जिसका नाम गंडातिंदु जातका है, में एक क्रूअल किंग के सब्जेक्ट्स को बहुत दुख होता हुआ दिखाया गया है। बुजुर्ग आदमी और औरतें, किसान, कैटल हर्डर्स, गांव के लड़के और हत्ता की जानवर तक सभी दुखी थे। राजा छुपकर गांव में जाता है उनके ओपिनियन सुनने के लिए, पर सब उसको कर्स करते हैं क्योंकि उनके गांव में रात को डाकू हमला करते हैं और दिन में टैक्स कलेक्टर्स परेशान करते हैं। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि विलेजर्स अपने घर छोड़कर जंगल भाग जाते हैं। ये स्टोरी दिखाती है कि किंग और उसके लोगों, खासकर गांव वालों के बीच संबंध अक्सर टेंस होते थे, क्योंकि राजे को पैसा चाहिए होता था और वो हैवी टैक्सेस लगाता था, जबकि फार्मर्स को उन्हें चुकाने में तकलीफ होती थी। जंगल भागना एक तरीका था इन प्रॉब्लम से बचने का। इसी के साथ नए तरीके अपनाए जाने लगे ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़े और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके।
एक बड़ा बदलाव प्लाव एग्रीकल्चर का फैलना था। 6ठी सदी बीसीई के आसपास गंगा और कावेरी की फर्टाइल रिवर वैलीज में लोग प्लाउस का इस्तेमाल करने लगे ताकि ज़्यादा फसल उगाई जा सके। आयरन टिप्ड प्लाउस बहुत काम आए क्योंकि वो सॉफ्ट फर्टाइल मिट्टी को आसानी से खोद सकते थे, खासकर अच्छी रेनफॉल वालों इलाकों में। गंगा वैली के कुछ हिस्सों में फार्मर्स ने ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक से राइस उगाना शुरू किया। पहले बीज एक जगह बोया जाता था, फिर जब छोटे पौधे उग जाते तो उन्हें उखाड़कर पानी से भरे खेत में दोबारा लगाया जाता था। ये मेथड टायरिंग था, पर राइस प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ जाता था और सैपलिंग्स के बचने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन आयरन प्लाउज हर जगह नहीं यूज होते थे। ड्राई रीजन्स जैसे पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्लाव एग्रीकल्चर 20वीं सदी तक कॉमन नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में लोग प्लाव के बजाय हो यूज करते थे, क्योंकि हो एग्रीकल्चर वहाँ के लैंडस्केप के लिए ज़्यादा सही था। एक और तरीका प्रोडक्शन बढ़ाने का इरिगेशन था। लोगों ने वेल्स, टैंक्स और कभी-कभी कैनल्स बनाई ताकि पानी फील्ड्स तक पहुंच सके। कभी पूरी कम्युनिटीज मिलकर ये स्ट्रक्चर्स बनाती थीं और कभी पावरफुल इंडिविजुअल्स या राजे ये काम करवाते थे। राजे अपने काम इंस्क्रिप्शंस में लिखवाकर ये भी दिखाते थे कि वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए कंसर्न्ड हैं। एक मशहूर एग्जाम्पल गुजरात का सुदर्शना लेक है। ये लेक पहले एक मौर्यन ऑफिशियल ने बनवाया था। बाद में एक तेज स्टॉर्म ने इसकी दीवारें तोड़ दी और सारा पानी बह गया। शका रूलर रुद्रदमन ने अपने पैसे से इसको रिपेयर करवाया और इस बात को 2nd सेंचुरी सीई के आसपास एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन में लिखवाया। इसी रॉक पर 5th सेंचुरी सीई का एक और इंस्क्रिप्शन बताता है कि एक गुप्ता रूलर ने फिर से लेक को रिपेयर करवाया। राजे ऐसे काम इसलिए करते थे क्योंकि इरिगेशन से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता था और इससे उनकी रेवेन्यू भी बढ़ जाती थी। जितने भी नए टूल्स और टेक्निक्स आए, उनके फायदे सबको बराबर नहीं मिले। धीरे धीरे रूरल सोसाइटी ज़्यादा अनइक्वल होती गई। बुद्धिस्ट स्टोरीज लैंडलेस लेबरर्स का जिक्र करती हैं जो दूसरों के फार्म्स पर काम करते थे, छोटे किसान जो थोड़ी सी ज़मीन रखते थे और बड़े लैंड ओनर्स जो बहुत सारी लैंड कंट्रोल करते थे। पाली टेक्स्ट में गहपति शब्द बड़ा किसान या छोटा लैंड ओनर के लिए यूज होता है। गहपति आमतौर पर हाउस होल्ड का मास्टर होता था। लैंड, एनिमल्स, सर्वेंट्स और फैमिली मेंबर्स सब पर उसका कंट्रोल था। कभी कभी ये शब्द शहरों के रिच मर्चेंट्स के लिए भी यूज होता था। विलेज हेडमैन, जो अक्सर वेल्दी फैमिलीज से होता था और जिसका पोजीशन कभी कभी बाप से बेटे को मिल जाता था, गांव में एक इंपॉर्टेंट शख्स बन जाता था। उसके पास दूसरे विलेजर्स पर काफ़ी कंट्रोल था। अर्ली तमिल लिटरेचर जैसे संगम पोएम्स भी विलेजेस में अलग अलग ग्रुप्स का जिक्र करती हैं। बड़े लैंड ओनर्स को वेल्ललार, प्लाउमैन को उजवार और स्लेव्स को अधिमाई कहा जाता था। ये डिफरेंसेस शायद इसलिए थे क्योंकि लोगों का लैंड, फार्म लेबर और नई टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस अलग अलग था। जैसे जैसे लैंड इंपॉर्टेंट होता गया, बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी बढ़ने लगे और लीगल टेक्स्ट इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के तरीके डिस्कस करने लगे। मनुस्मृति, जो संस्कृत का एक मशहूर एंशिएंट लॉ बुक है और 2nd सेंचुरी बीसीई से 2nd सेंचुरी सीई के बीच लिखा गया, किंग को बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के इंस्ट्रक्शंस देता है। वो किंग को सलाह देता है कि वो छुपकर बाउंड्रीज के नीचे स्टोन्स, बोन्स, काउ हेयर, ऐश, ब्रोकन पॉट्स, ब्रिक्स, पेबल्स और दूसरी चीज़ें जो सड़ती नहीं हैं दबा दे ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जा सकें। ये बाउंड्री मार्कर्स कितने इफेक्टिव थे ये हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, पर ये दिखाते हैं कि रूरल सोसाइटी में लैंड कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा था। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, बहुत सारे किंग्स और रूलर्स ने लैंड को गिफ्ट के रूप में देना शुरू किया और इन डोनेशंस को इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था। कुछ इंस्क्रिप्शंस स्टोन पर कार्व्ड होती थीं, लेकिन ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थीं, जो फिर उन लोगों या इंस्टीट्यूशंस को दे दी जाती थीं जिसे लैंड ग्रांट मिलता था, प्रूफ के रूप में। ज़्यादातर लैंड ग्रांट्स टेम्पल्स, रिलीजियस टीचर्स और ब्राह्मणास को दिए जाते थे और इंस्क्रिप्शंस यूजुअली संस्कृत में होती थीं। बाद में लगभग 7th सेंचुरी के बाद कुछ इंस्क्रिप्शंस में मेन अनाउंसमेंट संस्कृत में होता था और डिटेल्स तमिल या तेलुगु जैसी लोकल लैंग्वेजेस में होती थीं। एक ऐसे ही इंस्क्रिप्शन एक मशहूर क्वीन प्रभावती गुप्ता से मिलती है। प्रभावती गुप्ता फेमस गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी थीं, जो 375 से 415 सीई तक रूल करते थे। उनकी शादी दूसरे पावरफुल रूलिंग फैमिली वकाटकाज में हुई थी, जो डेक्कन रीजन में रूल करते थे। एंशिएंट संस्कृत लॉ बुक्स के हिसाब से विमेन को इंडिपेंडेंटली लैंड ओन करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता की इंस्क्रिप्शन क्लियरली दिखाती है कि वो खुद लैंड की ओनर थीं और उसके पास वो अथॉरिटी भी थी कि वो लैंड डोनेट कर सकती थीं। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक हाई स्टेटस क्वीन थी, तो उनका केस स्पेशल था। ये भी सजेस्ट करता है कि लीगल टेक्स्ट्स में लिखे स्ट्रिक्ट रूल्स हमेशा रियल लाइफ में फॉलो नहीं होते थे।
उसकी इंस्क्रिप्शन हमें विलेज लाइफ की एक झलक भी देती है। रूरल पॉपुलेशन में ब्राह्मणास, ऑर्डिनरी फार्मर्स और बाकी लोग शामिल थे, जिसे किंग या उसके ऑफिशियल्स को अलग अलग तरह का प्रोड्यूस देना पड़ता था। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जब प्रभावती ने एक विलेज को चंद्रस्वामिन नाम के रिलीजियस टीचर को गिफ्ट किया, तो सारे विलेजर्स, हाउस होल्डर्स, फार्मर्स और ब्राह्मणास अपने नए मास्टर के ऑर्डर्स मानने के लिए एक्सपेक्टेड थे और उन्हें वही टैक्सेस और ड्यूज देने थे जो पहले किंग को देते थे। इस तरह के लैंड ग्रांट्स इंडिया के कई रीजन्स में मिले हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। कुछ जगह पर सिर्फ छोटे प्लॉट्स दिए जाते थे, जबकि कुछ जगह पर बहुत बड़े एरियाज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड डोनेट किए जाते थे। रिसिपिएंट को दिए गए राइट्स भी अलग अलग थे। हिस्टोरियंस अभी भी डिबेट करते हैं कि इन लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं किंग न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए लैंड देते थे। कुछ के हिसाब से ये ग्रांट्स दिखाते हैं कि रॉयल पावर वीक हो रही थी। जैसे जैसे किंग्स अपने समंताज या पावरफुल चीफ्स पर कंट्रोल खोना शुरू कर रहे थे, वो लॉयल्टी बाय करने के लिए लैंड गिफ्ट करते थे। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि किंग्स अपनी इंस्क्रिप्शंस में खुद को एक्सट्रीमली पावरफुल और सुपर ह्यूमन दिखाते थे, क्योंकि असल में उनकी अथॉरिटी कम हो रही थी और वो अपनी इमेज स्ट्रांग दिखाना चाहते थे। हर्षचरिता, जो किंग हर्षवर्धना की बायोग्राफी है और 7th सेंचुरी में उनके पोएट बणा भट्ट ने लिखी, विंध्या रीजन के एक फॉरेस्ट के पास वाले छोटे विलेज की लाइफ का एक रेयर डिस्क्रिप्शन देती है। इसमें दिखाया गया है कि फार्मर्स छोटे छोटे राइस फील्ड्स को डिवाइड कर रहे थे और प्लाव की जगह स्पीड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, क्योंकि लैंड घास से भरा हुआ था और मिट्टी बहुत हार्ड और ब्लैक थी, जिससे प्लाव चलाना मुश्किल हो जाता था। लोग ट्री बार्क के बंडल्स, फूलों से भरे सैक्स, फ्लैक्स और हेम्प के बंचेस, बहुत सारा हनी, पीकॉक फेदर्स, वैक्स रीट्स, वुडन लॉग्स और घास ले जाते हुए दिखाई देते हैं। विलेज वुमेन पास के गांव में जाकर फॉरेस्ट से इकट्ठा किए फूड्स भरी बास्केट्स बेचने जाती थीं। ये सब दिखाता है कि इन विलेजेस में लोगों के पास कई तरह के ऑक्यूपेशंस थे। कुछ फार्मिंग करते थे, कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे और कुछ सेल के लिए गुड्स प्रिपेयर करते थे। प्रभावती गुप्ता की इंस्क्रिप्शन विलेज में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ों की एक डिटेल्ड लिस्ट भी देती है। इसमें कहा गया है कि रिलीजियस टीचर को हिडन ट्रेजर्स, डिपॉजिट्स, बड़े छोटे टैक्सेस सबका राइट होगा और विलेज सोल्जर्स और पुलिसमैन की विजिट से फ्री होगा। उन्हें ट्रैवलिंग ऑफिशियल्स के लिए ग्रास, एनिमल हाइड्स, जिन्हें सीड बनाने के लिए यूज़ करते थे, चारकोल, फ्लावर्स, मिल्क और दूसरी चीज़ें सप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। विलेज रॉयल राइट्स जैसे सॉल्ट डिगिंग या माइंस कंट्रोल से भी फ्री होगा। ऐसे लैंड गिफ्ट्स को अक्सर अग्रहारास कहा जाता था। अग्रहारा एक ऐसा लैंड ग्रांट होता था जिसमें ब्राह्मणा को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि वो खुद विलेजर्स से टैक्स कलेक्ट करता था। इन ग्रांट से हमें फार्मर्स और स्टेट के बीच का रिलेशन समझने में मदद मिलती है। हालांकि कई ग्रुप्स किंग्स के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर रहते थे। इन ग्रुप्स में पैस्टोरलिस्ट्स, मछली पकड़ने वाले लोग, हंटर्स और वॉन्डरिंग या सेमी सेटल क्राफ्ट्समैन शामिल थे। ये लोग अपनी डेली लाइफ के रिटन रिकॉर्ड्स बहुत कम छोड़ते थे, इसीलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। फ्रॉम अराउंड 6th सेंचुरी BCE इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में कई नए सिटीज ग्रो होने लगे। इनमें से बहुत से शहर पावरफुल महाजनपदास की कैपिटल्स थे। लगभग सभी बड़े टाउन्स इंपॉर्टेंट ट्रैवल और ट्रेड रूट्स पर डेवलप हुए। कुछ सिटीज जैसे पाटलिपुत्रा रिवर्स के किनारे थे, कुछ जैसे उज्जैनी मेजर लैंड रूट्स पर थे और कुछ जैसे पुहार समुद्र के पास थे और सी जर्नीज के स्टार्टिंग पॉइंट्स बन गए। मथुरा जैसे शहर ट्रेड, कल्चर और पॉलिटिक्स का बहुत ही एक्टिव सेंटर बन गया। इन सिटीज में किंग्स और रिच लोग फोर्टिफाइड एरियाज के अंदर रहते थे। ये प्लेसेस मॉडर्न टाउन्स के नीचे हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड़प्पन साइट्स की तरह यहाँ एक्सटेंसिवली डिग करना मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ढूंढ निकाली हैं। इनमें एक शाइनी फिनिश वाली खूबसूरत पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर शामिल है जो वेल्दी लोग यूज करते थे। उन्हें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा से बने ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स और फिगरीन्स भी मिले। हर सिटी की अपनी एक यूनिक स्टोरी थी। जैसे पाटलिपुत्रा एक छोटे से विलेज पाटलीग्रामा के रूप में शुरू हुआ। 5th सेंचुरी BCE में मगधा के रूलर्स ने अपनी कैपिटल राजागाह से यहाँ शिफ्ट करके इसका नाम पाटलिपुत्रा रख दिया। 4th सेंचुरी BCE तक ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बन गया और एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। बाद में इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया जब चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनज़ैंग 7th सेंचुरी CE में यहाँ आया और उसने सिटी को रुइंस में देखा और सिर्फ कुछ लोग ही वहां रहते थे। मथुरा की एक स्कल्पचर भी सिटी लाइफ के बारे में क्लूज देती है। इमेज के बेस पर एक प्राकृत इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें लिखा है कि नागापिया नाम की एक औरत जो धर्माका नाम की एक गोल्डस्मिथ की वाइफ थी, उसने ये इमेज एक श्राइन में इंस्टॉल करवाई। ये बताता है कि ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन और उनके परिवार भी रिलीजियस डोनेशंस कर सकते थे।
सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक कई सिटीज में छोटी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, जिसे वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। इनमें उन लोगों के नाम लिखे होते थे जो रिलीजियस प्लेसेस को गिफ्ट्स डोनेट करते थे, और कभी-कभी उनकी प्रोफेशन भी मेंशन होती थी। इन इंस्क्रिप्शंस से हमें पता चलता है कि टाउन्स में बहुत तरह के वर्कर्स थे। वॉशरमैन, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स और किंग्स। कभी-कभी क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स के ग्रुप्स का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें गिल्ड्स या श्रेणीज कहा जाता था। ये गिल्ड्स शायद रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते, प्रोडक्शन मैनेज करते और फिनिश्ड गुड्स बेचते होंगे। क्राफ्ट्समैन ने रिच अर्बन कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत सारे आयरन टूल्स यूज किए होंगे। वोटिव इंस्क्रिप्शन सिंपली टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज को दिए गए गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करती थीं। 6th सेंचुरी बीसीई से लैंड और रिवर रूट्स सब कॉन्टिनेंट के अलग-अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते थे। ये रूट्स इंडिया के बाहर तक जाते थे, लैंड से सेंट्रल एशिया तक, और सी रूट से ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक। रूलर्स अक्सर इन रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और ट्रैवलर्स को प्रोटेक्शन देने के बदले शायद पैसा चार्ज करते होंगे। इन रूट्स का यूज करने वाले लोगों में पैडलर्स शामिल थे, जो छोटी छोटी गुड्स लेकर जगह जगह चलते थे। बड़े मर्चेंट्स बुलॉक कार्ट्स और पैक एनिमल्स के साथ ट्रैवल करते थे। सेलर्स भी होते थे जो रिस्की सी जर्नीज पर निकलते थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। काफ़ी सक्सेसफुल मर्चेंट्स बहुत रिच बन जाते थे। तमिल में उन्हें मसत्तुवान कहा जाता था और प्राकृत में सेत्थीस और सत्तवाहास। बहुत सारे गुड्स इन लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते थे। आइटम्स जैसे सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स, फिनिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टोन, टिम्बर और मेडिसिनल प्लांट्स एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाते थे। पेपर स्पेशली फेमस था और रोमन एम्पायर में हाईली वैल्यूड था। इंडियन टेक्सटाइल्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी वहां बहुत पॉपुलर थे और ये अरेबियन सी क्रॉस करके मेडिटेरियन रीजन तक भेजे जाते थे। एज ट्रेड और एक्सचेंज बढ़ने लगे, कॉइन्स का यूज भी ग्रो होने लगा। इंडिया में सबसे पुराने कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते हैं। ये सिल्वर और कॉपर से बने होते थे और लगभग 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास बनने लगे। इन्हें पंच मार्क्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग अलग सिंबल्स पंच या स्टैम्प किए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये कॉइन्स इंडिया के कई साइट्स पर पाए हैं। कॉइन्स को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स, जिन्हें न्यूमिस्मैटिस्ट्स कहा जाता है, इन कॉइन्स की हेल्प से पुराने ट्रेड नेटवर्क्स और गुड्स एक्सचेंज को समझते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने पंचमार्क कॉइन्स पर बने सिंबल्स को उस समय की रूलिंग फैमिलीज इंक्लूडिंग मौर्याज से मैच करने की कोशिश की है। इससे ये आइडिया मिलता है कि इनमें से काफ़ी कॉइन्स किंग्स ने इशू किए होंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ट्रेडर्स, बैंकर्स और टाउन के रेजिडेंट्स ने भी कुछ कॉइन्स खुद बनाए हों। पहले कॉइन्स जिनमें रूलर्स के नाम और पिक्चर्स क्लियरली दिखते हैं, इंडो ग्रीक्स ने 2nd सेंचुरी बीसीई के आसपास इशू किए, जब उनका नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल था। बाद में कुशानास ने 1st सेंचुरी सीई में बहुत लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स इशू करना शुरू किया। ये इंडिया के अर्लीस्ट मेजर गोल्ड कॉइन्स थे। इनका वेट लगभग वही था जो रोमन एम्परर्स और पार्थियन किंग्स ऑफ ईरान के गोल्ड कॉइन्स का था। ये कुशाना कॉइन्स नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया तक के एरियाज में मिले हैं। गोल्ड कॉइन्स का इतनी बड़ी मात्रा में यूज दिखाता है कि इस पीरियड में बहुत बड़े और वैल्यूएबल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को साउथ इंडिया के कई साइट्स पर रोमन गोल्ड कॉइन्स के होर्ड्स भी मिले हैं। ये प्रूव करता है कि ट्रेड नेटवर्क्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बहुत आगे तक फैली हुई थी। साउथ इंडिया कभी रोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं था, फिर भी दोनों रीजन्स के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग लिंक्स थे। कॉइन्स ट्राइबल रिपब्लिक्स ने भी बनाए। एक एग्जाम्पल यौध्यास का है, जो पंजाब और हरियाणा रीजन में 1st सेंचुरी सी के आसपास एक्टिव थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स डिस्कवर किए हैं जो यौध्यास ने इशू किए थे, जो दिखाता है कि वो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। एंशिएंट इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल और प्योर गोल्ड कॉइन्स गुप्ता किंग्स ने इशू किए। अर्ली गुप्ता गोल्ड कॉइन्स स्पेशली अपनी हाई प्योरिटी के लिए फेमस हैं। इन कॉइन्स ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को ईजी बनाया और इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी से किंग्स को इनकम भी मिली। लेकिन 6th सेंचुरी सी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को गोल्ड कॉइन्स बहुत कम मिलते हैं। हिस्टोरियंस इसके रीजन पर अग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स होने पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हो गया। इससे पहले जो रीजन्स और स्टेट्स ट्रेड से रिच हो रहे थे वो कम प्रॉस्परस हो गए और गोल्ड कॉइन्स का यूज रिड्यूस हो गया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि सिचुएशन अलग थी। उनके अकॉर्डिंग इस टाइम में नए टाउन्स और नए ट्रेड रूट्स ग्रो हो रहे थे। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस पीरियड की गोल्ड कॉइन्स कम मिले हैं,
लेकिन इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट में कॉइन्स का मेंशन अब भी मिलता है। मतलब कॉइन्स यूज हो रहे थे, बस लोग उन्हें होर्ड या बरी नहीं कर रहे थे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स को कम कॉइन्स मिल पाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी सीई में एक ग्रीक सेलर ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की बुक लिखी। पेरिप्लस का मतलब होता है सेलिंग अराउंड और एरिथ्रियम का मतलब होता है रेड सी का ग्रीक नाम। इस टेक्स्ट में वो प्रेजेंट डे केरला की मालाबार कोस्ट का डिस्क्रिप्शन देता है। वो बताता है कि फॉरेन ट्रेडर्स के बड़े शिप्स यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ पेपर और मालाबैथ्रियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता था। उसके मुताबिक शिप्स इंपोर्टेड आइटम्स जैसे कॉइन्स, टोपाज, एंटीमनी, कोरल, रॉ ग्लास, कॉपर, टिन और लेड लेकर आते थे। मालाबार कोस्ट से वो पेपर, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लोथ, ट्रांसपेरेंट प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स, सेफायर्स और टर्टोइस शेल लेकर वापस जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने तमिलनाडु के कोदुममनल जैसे प्लेसेस पर बीड मेकिंग वर्कशॉप्स का एविडेंस भी पाया है। शायद लोकल ट्रेडर्स वहां से प्रेशियस स्टोन्स कलेक्ट करके कोस्टल पोर्ट्स तक ले जाते थे, जहां से वो अब्रॉड भेजे जाते थे। आथर ने शायद ये सारी चीजें इसलिए लिस्ट की हैं ताकि सेलर्स और मर्चेंट्स को ये पता हो कि इन मार्केट्स में क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कॉइन्स का स्टडी हिस्टोरियंस को ये समझने में हेल्प करता है कि कॉइन्स किस मटेरियल के बने थे, उन पर कैसे डिजाइन्स और राइटिंग्स थीं और वो कहाँ मिलते हैं। इससे हमें एंशिएंट इकोनॉमीज और ट्रेड सिस्टम्स को क्लियरली समझने में हेल्प मिलती है। पुरानी इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए हिस्टोरियंस को सबसे पहले ये फिगर आउट करना होता है कि उन पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हज़ारों साल पहले यूज़ होने वाली स्क्रिप्ट्स आज हम जो लिखते हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखते थे। आज की ज़्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट्स एक एंशिएंट स्क्रिप्ट ब्रह्मी से आए हैं। यही स्क्रिप्ट अशोका के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस में यूज़ हुई थी। 1700s के एंड से यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडित्स की हेल्प से मॉडर्न स्क्रिप्ट्स जैसे बंगाली और देवनागरी, जिसमें हिंदी लिखी जाती है, को ओल्डर और ओल्डर राइटिंग सैंपल से कंपेयर करके पीछे की तरफ काम करना शुरू किया। पहले कई स्कॉलर्स को लगा कि अर्ली इंस्क्रिप्शंस संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली प्राकृत में थे, जो एक सिंपलर लैंग्वेज थी। सालों के पेशेंट काम के बाद एपिग्राफिस्ट्स में से जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में अशोका के इंस्क्रिप्शंस का ब्रह्मी स्क्रिप्ट पढ़ लिया। एक और एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोश थी, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में यूज होती थी। उसका समझना एक अलग स्टोरी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन्स मिले, जो 2nd to 1st सेंचुरीज BCE के आसपास इस रीजन पर रूल करते थे। इन कॉइन्स पर किंग्स के नाम ग्रीक और खरोश थी, दोनों स्क्रिप्ट्स में लिखे होते थे। यूरोपियन स्कॉलर्स ग्रीक पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने दोनों स्क्रिप्ट्स के लेटर्स को कंपेयर किया। जैसे अ की साउंड दोनों स्क्रिप्ट्स में सेम नाम लाइक एपोलोडोटस में मिलती थी। जब प्रिंसिप ने यह दिखाया कि खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज भी प्राकृत है, तब स्कॉलर्स ने लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस भी समझना शुरू कर दिया। हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शंस को कैसे यूज करते हैं, ये समझने के लिए हम अशोका की 2 इंस्क्रिप्शंस को क्लोजली देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्क्रिप्शंस में अशोका नाम डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलता। उसकी जगह किंग ने अपने लिए टाइटल्स यूज किए हैं, जैसे देवनम-पिया, जिसका मतलब है बिलवेड ऑफ द गॉड्स, और पियदासी, जिसका मतलब है प्लेजेंट टू लुक एट। कुछ और इंस्क्रिप्शंस में अशोका का नाम और ये टाइटल साथ में भी मिलते हैं। इन सारे इंस्क्रिप्शंस को कंपेयर करके उनके कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज और हैंडराइटिंग टाइप को देखकर एपिग्राफिस्ट ने कंक्लूड किया कि सभी इंस्क्रिप्शंस एक ही किंग ने इशू किए थे। एक इंस्क्रिप्शन में अशोका कहता है कि पहले वाले किंग्स के पास अपने ऑफिशियल से रिपोर्ट्स लेने के प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। लेकिन जब हम अशोका से पहले के किंग्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ये पढ़ना होता है कि क्या ये पूरी तरह सच है। हिस्टोरियंस को हमेशा जज करना होता है कि इंस्क्रिप्शंस का स्टेटमेंट एक्यूरेट, बिलीवेबल या फिर एग्जैजरेशन हो सकता है। कभी कभी इंस्क्रिप्शंस में ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं। एपिग्राफिस्ट ये वर्ड्स सिर्फ मीनिंग क्लियर करने के लिए ऐड करते हैं, पर उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ताकि ओरिजिनल राइटर का एक्चुअल मीनिंग बदल ना जाए। इस इंस्क्रिप्शन में अशोका कहता है कि उसने एक सिस्टम बनाया है जिसमें पतिवेदिकास यानी रिपोर्टर्स उसे हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे वो खा रहा हो, अपने प्राइवेट रूम्स में हो, बेडरूम में हो, काउ शेड में हो, पैलिनक्विन में ट्रैवल कर रहा हो या गार्डन में रिलैक्स कर रहा हो। वो क्लेम करता है कि वो हर जगह अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। पतिवेदिका का ट्रांसलेशन रिपोर्टर दिया गया है, लेकिन उनकी रोल आज के जर्नलिज्म वाले रिपोर्टर्स से बहुत अलग होगा। हिस्टोरियंस को और भी सवाल सोचने पड़ते हैं। अगर अशोका के ऑर्डर्स सिटीज़ के पास या मेजर रूट्स के किनारे रॉक्स पर लिखे गए थे, तो क्या सच में ऑर्डिनरी लोग रुककर उन्हें पढ़ते होंगे? ज़्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे
और पूरे सबकॉन्टिनेंट के लोग प्राकृत को समझते होंगे ये भी ज़रूरी नहीं। और अगर वो ऑर्डर्स पढ़ भी लेते या सुन भी लेते तो क्या वो उन्हें फॉलो करते? इन सब क्वेश्चंस से पता चलता है कि इंस्क्रिप्शंस को समझना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एक फेमस अशोकन इंस्क्रिप्शन को अक्सर इस बात की निशानी माना जाता है कि किंग को एक वायलेंट कॉन्क्वेस्ट के बाद बहुत दुख हुआ और वॉर के प्रति उसका एटीट्यूड बदल गया। लेकिन जब हम सिचुएशन को केयरफुली देखते हैं तो बातें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शंस प्रेजेंट डे ओडिशा के कई पार्ट्स में मिले हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन जिसमें उसका दर्द दिखाया गया है वो उस रीजन में नहीं मिला जहां एक्चुअल कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ये कई क्वेश्चंस रेस करता है। क्या इसका मतलब ये है कि रीसेंट वॉर का पेन वहां के लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव था और अशोका ने डिसाइड किया कि ये मैसेज वहां डिस्प्ले ना किया जाए? हिस्टोरियंस श्योर नहीं हैं, पर इन सब पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना पड़ता है जब वो इंस्क्रिप्शंस को इंटरप्रेट करते हैं। कभी इंस्क्रिप्शंस हमें पास्ट के बारे में वो सब कुछ नहीं बताती जो हम जानना चाहते हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जो हमें उनसे मिलने वाले इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझने से रोकती हैं। कुछ केसेस में पत्थर या मेटल पर लिखे गए लेटर्स बहुत हल्की तरह से कार्व किए गए होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स के लिए उन्हें सही तरह से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सी इंस्क्रिप्शंस तो टूट चुकी होती हैं या डैमेज हो चुकी होती हैं, जिससे कुछ शब्द या अक्षर मिसिंग होते हैं। और जब इंस्क्रिप्शन पूरी भी होती है तब भी कुछ वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझना आसान नहीं होता, खासकर जब वो शब्द किसी एक पर्टिकुलर रीजन या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही यूज होते थे। जब आप एपिग्राफिस्ट्स के जर्नल्स देखते हो तो पता चलता है कि वो एक ही इंस्क्रिप्शन को पढ़ने और समझने के अलग अलग तरीके पर हमेशा डिबेट और डिस्कशन करते रहते हैं। अब तक हज़ारों इंस्क्रिप्शंस मिल चुकी हैं, लेकिन उन सबको पूरी तरह से पढ़ा, पब्लिश या ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि पुराने समय में और भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस होंगी जो अब हमें नहीं मिलती, क्योंकि वक्त और प्राकृतिक कारणों ने उन्हें ख़त्म कर दिया। इसलिए जो इंस्क्रिप्शंस हमारे पास आज हैं वो सिर्फ उनका एक छोटा सा हिस्सा है जो कभी लिखी गई होंगी। एक और बड़ी लिमिटेशन भी होती है, इंस्क्रिप्शंस हमेशा वो सब रिकॉर्ड नहीं करती जो हम आज के नज़रिए से हिस्ट्री को समझने के लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। जैसे ये कभी आम जिंदगी के बारे में नहीं बताती, जैसे सिंपल फार्मिंग मेथड्स, आम लोगों की डेली खुशियां या प्रॉब्लम्स, या फिर गांव की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़। इंस्क्रिप्शंस ज़्यादातर कारों या खास घटनाओं पर फोकस करती हैं, जैसे राजाओं की विजय, डोनेशंस, रिलीजियस मैसेजेस या इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। और जो कुछ भी लिखा होता है वो यूजुअली उसी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसने उस इंस्क्रिप्शन को बनवाया था, अक्सर कोई राजा या कोई पावरफुल इंसान। इसका मतलब है कि हमें बैलेंस्ड और कंप्लीट हिस्ट्री पाने के लिए इंस्क्रिप्शंस को दूसरे सोर्सेज के साथ कंपेयर करना ज़रूरी होता है। इसी वजह से इंस्क्रिप्शंस अकेले हमें पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हिस्ट्री का पूरा पिक्चर नहीं दे सकती। हिस्टोरियंस हमेशा पुराने और नए एविडेंस को बहुत केयरफुली एग्जामिन करते हैं। पहले के हिस्टोरियंस, खासकर जो 19th सेंचुरी के लेट पीरियड और अर्ली 20th सेंचुरी में काम कर रहे थे, वो राजाओं की ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन मिड 20th सेंचुरी के बाद हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक चेंजेस और अलग अलग सोशल ग्रुप्स की डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स को स्टडी करना शुरू किया। आखिरी के कुछ डेकेड्स में रिसर्चर्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स, जिन लोगों की आवाज़ पुराने टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शंस में बहुत कम सुनाई देती थी, के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। ये नई अप्रोच हिस्टोरियंस को पुराने एविडेंस को फिर से देखने और हिस्ट्री को और गहराई और इंक्लूसिवनेस के साथ स्टडी करने के नए तरीके बनाने के लिए एनकरेज करेगी।